हम देश के लिए है और देश हमारे लिए है। नमस्कार, मैं आनंद। तत्वमसी यूथ क्लब द्वारा आयोजित भारत की बात में आपका स्वागत है। प्रत्येक व्यक्ति का एक करियर होता है, वैसे ही हर देश का भी एक करियर होता है जो उसके नागरिकों के करियर पर आधारित होता है। इसीलिए भारत की बात में आज हम बात करेंगे करियर और कंट्री के बारे में। इसके लिए हमारे साथ जुड़े हैं माननीय श्री सुनील भाई मेहता। सुनील भाई एक रिटायर्ड प्रोफेसर है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में अखिल भारतीय सहभौतिक प्रमुख का दायित्व निभाते हैं। तो आइए उनसे सुनते हैं भारत की बात। तत्वमसी यूथ क्लब द्वारा आयोजित भारत की बात इस कार्यक्रम में आज कैरियर एंड कंट्री इस विषय पर अपनी बात रखने की मेरी कोशिश होगी। यूथ क्लब इस कार्यक्रम का योजक है। विषय कैरियर से जुड़ा हुआ है, इसलिए यह युवाओं से संबंधित विषय है। युवा व्यवस्था में प्रवेश किए व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक क्षमता पर्याप्त विकसित हुई रहती है और परिस्थितियों का, चुनौतियों का सामना करने के लिए स्वयं सक्षम रहता है। दूसरे की सहायता के बिना वह स्वयं अपनी चिंता कर सकता है। इस प्रकार की क्षमता जिसकी रहती है उसे ही युवा कहते हैं। यही युवा अवस्था से अपेक्षित है। मनुष्य यह शीलवान, विवेकशील, ज्ञानवान प्राणी है और इसलिए कह सकते हैं कि आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत्पशुभिर नराणाम ज्ञान ही तेषाम अधिको विशेषो ज्ञान नहीना पशुभि समान। मनुष्य और पशुओं में केवल ज्ञान यह एक ही अलग करने वाला दोनों को तत्व है। यह एक ही गुण है कि जिससे मनुष्य और पशु अलग होते हैं। इस ज्ञान के कारण युवा अपने सुख एवं सुरक्षा की कामना करते हुए कैरियर का विचार करता है। यह कैरियर के लिए वो शिक्षा प्राप्त करता है। कैरियर के लिए वो नौकरी या व्यापार करने का, व्यवसाय करने का, कामकाज करने का विचार करता है और इसके लिए वो परिश्रम करता है। और यह सब क्यों करता है? कैरियर प्राप्त करने का लक्ष्य क्या है? तो वह जीवन में सफल होना चाहता है। किंतु गुजराती और हिंदी साहित्य के मूर्धन्य लेखक गुजरात के स्वर्गस्थ अमृतलाल जी वेगड़, उन्होंने कुछ अलग ही कहा है। वो जब अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद शांति कुंज में अपने गुरु श्री नंदलाल जी बोस के पास गए। नंदलाल जी वो बहुत ही विख्यात चित्रकार थे, जिन्होंने अपने संविधान के पन्नों पर जो चित्र बनाए हैं वो चित्र बनाने का दायित्व उन्हें सौंपा गया था। ऐसे बहुत ही बड़ी ऊंची कक्षा के वो कलाकार थे। वे उनके गुरु थे। जब वे उनसे मिलने गए तो उन्होंने उनको कहा कि पुत्र, जीवन में सफल मत रहना। सफल होने वाले व्यक्तियों की समाज में कमी नहीं है। वर्तमान पत्रों में उनके नाम रोज छपते हुए हम देखते हैं, पढ़ते हैं। तेरा जीवन तुझे सार्थक करना है। अमृतलाल जी ने कहा, यह सार्थक जीवन क्या है? जब हम किसी एक व्यक्ति से, व्यापारी से, उसे 1 रुपया देकर उससे 1 रुपये की चीज की अपेक्षा रखते हैं, या जब वो हमें 1 रुपये की चीज देता है तो यह न्यायोचित है, यह व्यावहारिक बात है। किंतु हम चाहते हैं कि हम उससे, वो हमें 1 रुपया दे, लेकिन हम उसे केवल 1 रुपये की चीज के बदले में 75 पैसे दे सकें। या व्यापारी भी चाहता है कि वो हमें 1 रुपया देकर, हमसे 1 रुपया लेकर 75 पैसे की चीज दे। इस प्रकार का व्यापारी भी विचार करता है। लेकिन क्या कभी ऐसा व्यापारी हो सकता है कि जो 75 पैसे लेकर 1 रुपये की चीज देने की इच्छा रखता हो? ऐसी अगर इच्छा रखने वाले व्यापारी हैं तो ऐसी इच्छा रखने वाले व्यक्तियों का जीवन सार्थक हुआ, ऐसा कहते हैं। समाज में ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने अपना जीवन समाज से बहुत कम लेते हुए समाज को बहुत अधिक दिया है। महात्मा गांधी, विनोबा भावे, सुभाष चंद्र बोस, ठक्कर बापा, ऐसे हजारों लोग इस देश में हो गए
जिन्होंने अपना जीवन सार्थक कर दिखाया, जिन्होंने समाज से बहुत ही कम लिया लेकिन बहुत ही अधिक समाज को दिया है। अनेक बातें दी हैं उन्होंने, समाज से कभी उन्होंने कुछ अपेक्षा नहीं रखी। ऐसे लोगों को इस जीवन को ध्यान में रखकर जो करना है उसी को कहते हैं सार्थक जीवन। क्या हम ऐसा जीवन रख सकते हैं? क्या हम समाज के लिए क्या इसका विचार कर सकते हैं? क्या इस प्रकार की कल्पना कर सकते हैं? क्या दूसरों के लिए सुख की कल्पना करना, दूसरों के लिए अपने जीवन को लगा देना, इस प्रकार का विचार करने वाले व्यक्ति क्या हम बन सकते हैं? क्या ऐसे विचार करने वाले व्यक्ति को उनका जीवन वो सार्थक जीवन बनता है। और इसीलिए इस प्रकार का हम विचार करते हैं, उसी प्रकार के ज्ञान का उपयोग अपनी करते हैं, अपनी क्षमताओं का उपयोग इस प्रकार करते हैं, तब जाकर अपना जीवन सार्थक बनता है। और इस ज्ञान का उपयोग करते हुए अपने जीवन में जब विकास होता है युवा अवस्था में, तो शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, बौद्धिक विकास होता है, उसके साथ साथ युवा के मन में वासनाओं का भी विकास होता है। क्या अपनी वासनाओं को हम विकसित होते हुए उसमें कुछ कटौती कर सकते हैं? क्या उसमें मर्यादा रख सकते हैं? क्या और अपनी वासनाओं को मर्यादित रखते हुए अपनी बुद्धि का विकास होते हुए अपने ज्ञान का उपयोग इन सब की पूर्ति के लिए हम कर सकते हैं? क्या और अगर इस प्रकार से करते हैं तो जो एक विख्यात कवि ने लिखा है अपने गीत में कि निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। आज चारों ओर स्वार्थ साधना के लिए आंधी चली है। ऐसी स्थिति में क्या हम अपने वसुधा का, समाज का, देश का, दुनिया का, भूमि का, पर्यावरण की सुरक्षा का विचार कर सकते हैं? क्या आगे वो कहते हैं, आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं है, भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूले। आज ज्ञान का उपयोग चारों ओर आविष्कार करने के लिए है, लेकिन इन आविष्कारों का उपयोग अपने कंज्यूमरिज्म, अपने उपभोग के लिए ज्यादा से ज्यादा साधनों की रचना करने में हो रही है। क्या हम इसमें अपने आप को ठीक प्रकार से जोड़ सकते हैं? इसमें मानवता के प्यार का, प्राणियों के उपकार का विचार कर सकते हैं? क्या पूरी सृष्टि के उपकार का विचार कर सकते हैं? क्या अपने ज्ञान का उपयोग, अपनी क्षमताओं का उपयोग इस प्रकार से करते हुए विज्ञान का और सृजनात्मकता का उपयोग हम कर सकते हैं? क्या इस प्रकार हम विचार करेंगे और इस प्रकार की अगर कैरियर की रचना करते हैं, तब जाकर हम कह सकते हैं कि हमारा जीवन सार्थक हो। सफल व्यक्ति तो बहुत रह मिल सकते हैं, लेकिन इस प्रकार के विचार करने वाले लोग जो अपने जीवन में केवल अपना विचार नहीं करते हुए औरों के सुख का विचार करता है, औरों की क्षमता का विचार करता है, औरों के हित का विचार करता है, इस प्रकार के जीवन जीने वाले लोग बहुत हैं। और इस प्रकार से कैरियर बनाते हुए, कैरियर बनाते समय भी इसको अपने देश को, कंट्री को, समाज को, अपने देश के लोगों के हित का विचार केंद्र में रखते हुए इस प्रकार की अपनी रचना करना, इसको विचार करने की आवश्यकता है। इजराइल की स्थापना, इजराइल की भूमि प्रदेश जिसके कारण मिला, वो एक बहुत ही बड़ा वैज्ञानिक था। उसका नाम था वाइजमैन, शेम वाइजमैन। शेम वाइजमैन केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री का बहुत बड़ा साइंटिस्ट था। इंग्लैंड में काम करता था। प्रथम विश्व युद्ध के समय में जब फ्रांस ने इंग्लैंड को इस प्रकार के बारूद देने का बंद कर दिया, तो उसकी सबमरीन्स जो थी, पनडुब्बियों का काम बंद हो गया। तो पनडुब्बियों के लिए जो बारूद चाहिए था, उस बारूद की रचना, उस बारूद के लिए जिस प्रकार का आवश्यक सामान था, वो सामान वाइजमैन ने तैयार किया और उसके कारण युद्ध में इंग्लैंड को विजय प्राप्त हुई। युद्ध में इंग्लैंड आगे बढ़ सका। आगे चलकर जब वाइजमैन का सत्कार करने का निर्णय हुआ, तो उसने अपने उस समय के जो इंग्लैंड के मंत्री वगैरह थे, उनको उन्होंने कहा कि अगर आप चाहते हैं तो मेरा सत्कार करना चाहते हैं, तो मेरे सत्कार के लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं एक भूमि का टुकड़ा चाहता हूं, जिस भूमि के टुकड़े पर मेरे देश के लोग जाकर बसेंगे। इंग्लैंड ने तो जमीन का टुकड़ा तय कर दिया था, लेकिन वो जमीन का टुकड़ा आज जहां पर इजराइल बसा है, आज जहां पर पैलेस्टाइन है, वहां पर नहीं था। वाइसमैन ने कहा कि हमें वहां पर जगह दीजिए, क्योंकि वो हमारा देश है, वो हमारी भूमि है, हम वहीं पर बड़े पले हुए हैं, इसलिए हमको वो जगह चाहिए, मेरा सत्कार वही होगा। तो इसके आधार पर इंग्लैंड के राजा नेताओं ने तय किया और वो भूमि इजराइल को दी गई। इस प्रकार कैरियर के साथ में अपने राष्ट्र का विचार करना, इस प्रकार का हम कर सकते हैं? क्या उसने केवल स्वयं के लिए वो बहुत बड़ी इनाम ले सकता था,
बहुत बड़ी नामना प्राप्त कर सकता था, बहुत बड़ा पद प्राप्त कर सकता था, लेकिन पैसा, पद या नामना न लेते हुए अपने कंट्री के लिए, अपने देश के लिए, अपने देश के बांधवों के लिए उसने विचार किया। इसे कहते हैं सार्थक जीवन। इस प्रकार की कैरियर की रचना करने की आवश्यकता है। इस प्रकार का हम विचार कर सकते हैं क्या? अपने देश में रतन टाटा का नाम हम सब जानते हैं। आज दुनिया के बहुत बड़े अब्जोपतियों में से उनका भी एक नाम है, देश के करोड़ोपतियों में उनका स्थान है, लेकिन उन्होंने स्वयं अपनी कैरियर बनाते समय देश का संपूर्ण विचार किया, हमेशा अपने समाज का विचार किया, समाज के उत्थान का विचार किया, देश को आगे रखा, ऑन नेशन फर्स्ट, इस बात को ध्यान में रखते हुए वो हमेशा आगे बढ़े। कैरियर के द्वारा अपने व्यक्तिगत जीवन में प्रतिष्ठा प्राप्त करना ये तो है, लेकिन प्रतिष्ठा प्राप्त करने के बाद अपने अहंकार को, अपनी बातों को प्रतिष्ठा समाज के सामने उसको प्रसारित करना, ये कभी उन्होंने नहीं देखा। आज भी कहते हैं कि रतन टाटा इकोनॉमी क्लास में विमान में प्रवास करते हैं, लोगों के साथ में सहजता से मिलते हैं, अपनी प्रसिद्धि हो तो प्रसिद्धि से हमेशा दूर रहते हैं। मैंने अभी एक जगह पर पढ़ा कि तमिलनाडु में जब बाढ़ आई थी, तमिलनाडु में जब सुनामी का तूफान आया था, तो सुनामी के तूफान के समय बहुत नुकसान हुआ। उस नुकसान के बाद सब संस्थाएं काम कर रही थी, टाटा की जो एनजीओ है वो भी काम कर रहे थे, लेकिन एक पूरा गांव बसाने का उन्होंने तय किया और पूरा गांव तैयार हो गया। उस गांव को बसाने के लिए करीब 150 करोड़ का खर्च हुआ, लेकिन वो गांव पूरा तैयार होने के बाद उसके लोकार्पण के लिए कोई कार्यक्रम नहीं रखा। सहजता से गांव के लोगों को उनके घरों में, बाकी संस्थाओं को उनके स्थानों पर लगा दिया। ना रतन टाटा कभी वहां पर नहीं गए बताने के लिए, जताने के लिए कि ये सब मेरे पैसे के कारण, मेरी संस्थाओं के पैसे दिए हैं, उसके कारण हुआ। इस प्रकार का प्रयत्न नहीं। मुंबई में टाटा ने कैंसर हॉस्पिटल निर्माण किया, देश का बहुत प्रसिद्ध कैंसर हॉस्पिटल है। वहां पर कैंसर के ऊपर बहुत बड़ा रिसर्च चलता है, बहुत सारे पेशेंट्स वहां पर आते हैं। उन्होंने देखा कि बहुत सारे पेशेंट पूर्वोत्तर भारत में से आ रहे हैं, उड़ीसा, बंगाल, पूर्वोत्तर असम, मेघालय, उन प्रांतों से आते हैं। उनके जो अलग कर्मचारी थे उनसे बात करके उन्होंने विचार किया कि वहां के लोग यहाँ पर आए, उनको बहुत कष्ट होता होगा, तो वहां पर क्यों ना एक अस्पताल करें। और कलकत्ता में ऐसा ही कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड हॉस्पिटल टाटा ने निर्माण किया। 350 करोड़ का खर्च हुआ, लेकिन उसके लोकार्पण के कार्यक्रम में स्वयं रतन टाटा नहीं गए थे। लोगों को सौंप दिया, लोगों के लिए करना, यह विचार, इसको कहते हैं सार्थक जीवन। समाज के लिए विचार करना, समाज के लिए अपने आप को लगा देना, इसको कहते हैं सार्थक जीवन। स्वामीनारायण संप्रदाय के एक बहुत बड़े संत हैं, उन्होंने अपने प्रवचन में कहा, वो कहते हैं कि पीपल रन बिहाइंड मनी एंड अटेम्प्ट टू अर्न एंड गेट मोर एंड मोर मनी, गेट इनफ मनी, बट गेट इट बाय राइट मीन्स। Nowadays, people have become slaves of technology and technology gadgets. One should use technology and technological gadgets, but need to ensure that technology or technology gadgets do not spoil our peaceful, happy life. इसकी आवश्यकता है। हम जब भागते हैं कैरियर के पीछे, तो इसके लिए विचार करने की आवश्यकता है, और लोग और समाज के प्रति कुछ करने की अपने मन में भावना होनी चाहिए। यह भावना जब अपने मन में निर्माण होती है, निस्वार्थ भाव से समाज के लिए, समाज के लोगों के लिए कुछ करने की जब इच्छा होती है, तब साइकोलॉजी के प्रोफेसर कहते हैं कि सेल्फलेस सर्विस हैज द पावर टू रिड्यूस योर स्ट्रेसेस। अपने जीवन के, अपने मानसिक तनाव को कम करने की क्षमता, यह जो इस प्रकार के निस्वार्थ सेवा करने का भाव जिसके मन में रहता है, उसके कारण निर्माण होती है। रतन टाटा एक बार मालाड से अपनी गाड़ी से जा रहे थे, बारिश के दिन थे, सिग्नल पर जब गाड़ी रुकी तो उन्होंने देखा कि सामने एक स्कूटर पर एक परिवार, एक पति पत्नी और छोटा बच्चा वहां से जा रहे हैं। उनका स्कूटर पानी में फंस गया है, बंद हो गया है। पति जो है वो किक लगा रहा है स्कूटर को, लेकिन स्कूटर शुरू नहीं हो रहा है। माँ अपने बच्चे को लेकर इधर उधर भाग रही है, बारिश में भीग गई है, बच्चा भी पूरा भीग गया है, लेकिन बारिश से बचने के लिए वो कहीं इधर उधर अपने आप को बचाने के लिए जगह ढूंढ रही है। यह जब देखते हैं तो रतन टाटा के मन में विचार आता है कि व्हाई कांट एवरी इंडियन हैव ए कार, ऐसा विचार उनके मन में आता है। दूसरे ही क्षण वो स्वयं अपने आप को कहते हैं कि एवरी इंडियन मस्ट हैव ए कार एंड आई विल गिव ए कार टू एवरी इंडियन जस्ट इन 1 lakh rupees।
और इसमें से टाटा नैनो का जन्म हुआ। इस प्रकार समाज की पीड़ा को देखते हुए स्वयं का विचार करना, निस्वार्थ भाव से समाज के लिए कुछ करने का भाव जब निर्माण होता है, तब यह कैरियर या कंट्री के लिए भी बनी है ऐसा लगता है। अपने कंट्री के बारे में, अपने समाज के जो आवश्यकतामंद लोगों हैं उनके बारे में विचार करना, इसके लिए जब हम विचार करते हैं तब जाकर हमारी कैरियर और कंट्री दोनों का हम विचार करते हैं। क्या हम कभी विचार करते हैं कि मेरे जीवन में, रोज बरोज के जीवन में कई ऐसे लोग हैं जिनके कारण मेरा जीवन ठीक चल रहा है? ऐसे सब लोगों का मैं कभी उपकार मानता हूँ? ऐसे सब लोगों के प्रति मेरे जीवन में कभी सत्कार का भाव, उनके लिए कुछ भाव है क्या? मैं कभी उनके बारे में सोचता हूँ क्या? अपने देश के बारे में, अपने समाज के लिए मेरे मन में गौरव का भाव है क्या? अपने समाज में इतनी सारी विविधता है, कभी इन विविधताओं को देखने का, समझने का हमने प्रयत्न किया है? अपने देश को देखना, समझना, इसके लिए आवश्यकता है। अपने देश के लिए बनना, भारत के बनो, ये आवश्यकता है। भारत के बनो का अर्थ क्या है? तो भारत की जो बातें हैं उसको अपने जीवन में प्रस्थापित करना। अपने देश के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी बड़ा प्रधानमंत्री बनने के बाद उस समय के जो अपने राष्ट्रपति थे डॉक्टर प्रणब मुखर्जी साहब, उनसे मिलने के लिए गए। प्रोटोकॉल के हिसाब से जब पहली बार प्रधानमंत्री मिलने के लिए जाते हैं वैसे ही वो भी गए और उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रपति जी को एक भेंट दी। बाद में प्रणब मुखर्जी ने अपना स्वयं का इस बैठक के बारे में एक अनुभव लिखा। उन्होंने कहा, राष्ट्रपति भवन में बहुत सारे राष्ट्रपति आ गए और बहुत सारे प्रधानमंत्री भी इसी प्रकार से भेंट करने के लिए आते हैं, लेकिन पहली बार उन्होंने कहा कि मुझे भी मिलने के लिए जब कोई प्रधानमंत्री आया तो उसने मुझे भेंट में भगवत गीता दी। अब तक राष्ट्रपति को भेंट में देने की जो परंपरा थी उसमें कुतुब मीनार या ताजमहल की प्रतिकृति देने की परंपरा चल रही थी, लेकिन इस प्रधानमंत्री ने मुझे भगवत गीता दी। क्यों? तो उन्होंने कहा, भगवत गीता ये भारत की जान है, भारत की पहचान है। दुनिया में लोग भारत को महाभारत, रामायण और भगवत गीता का देश कहते हैं, राम और कृष्ण का देश कहते हैं, और इसलिए भारत की पहचान ये भगवत गीता है। इसलिए उन्होंने केवल राष्ट्रपति को नहीं, भारत में विदेश से आने वाले जितने भी मेहमान हैं या प्रधानमंत्री अन्य देशों में जब जाते हैं तो वहां के लोगों को भेंट देने के लिए यहां से भगवत गीता लेकर जाते हैं। यह है भारत के मन। अपने वेशभूषा में, अपने बातचीत में, अपने खान पान में हम भारतीयता ला सकते हैं क्या? अपने देश के, समाज के विविधताओं को हम ठीक प्रकार से उसके लिए अपने आप को गौरव कर सकते हैं क्या? हाँ, गरीब हैं, भूखमरी हैं, बेरोजगारी हैं, कहीं पर अनपढ़ भी हैं, कहीं प्रकार की कुरूढ़ियां भी हैं, लेकिन इन सब कुरूढ़ियों के बावजूद भी यह मेरा समाज है। इस मेरे समाज को मेरी कैरियर के आधार पर उसे ठीक करने के लिए मैं प्रयत्न करूंगा। इस प्रकार का विचार कभी हम करते हैं क्या? और इस प्रकार से समाज को भी जोड़ते हुए, समाज के अपने बांधवों के लिए अपने मन में विचार रखते हुए आगे बढ़ना, इसकी आवश्यकता है। अभी एक दिन मैं पढ़ रहा था कि इन दिनों में एक झारखंड की एक महिला है, कृषक है, बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन उसने अपने कृषि के अनुभव से यह ध्यान में आया कि अपने देश की, अपने समाज की, अपने क्षेत्र की जो मूलभूत बीज हैं, उस बीज न होने के कारण अपने क्षेत्र में बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं। युवा बालक, उनको बीमारियां लगती हैं। तो उसने विचार किया कि मैं अपने बीजों का सुरक्षा करूंगी, और आज उसको बीज माता के नाम से पूरे क्षेत्र में जाना जाता है। क्या अपने देश में, अपने समाज के लिए इस प्रकार का विचार कर सकते हैं क्या? अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए जो आवश्यकता है, ऐसी छोटी छोटी बातों को अपनी कैरियर को बनाते हुए, अपने कैरियर में स्थान रखते हुए उनको भी जोड़ सकते हैं क्या? अपने समाज में, अपने आसपास में जो ऐसे जरूरतमंद लोग हैं उनके लिए हम कुछ कर सकते हैं क्या? मेरी जो क्षमता होगी उस क्षमता के अनुसार मैं समाज के लिए उपयोगी बन सकता हूं क्या? आजकल समाज में ऐसे बहुत सारे कोरोना वॉरियर्स के रोज हम उदाहरण देखते हैं, जो समाज में इस प्रकार की कहीं कठिनाइयां के समय में अपने आप को झोंक देते हैं। वो डॉक्टर्स होंगे, नर्सिस होंगे, स्वच्छता कर्मचारी होंगे, पुलिस होंगे, बहुत सारे लोग। अभी मैंने एक समाचार पढ़ा कि एक पोस्टमैन हर रोज इतने सारे लोगों को इतनी कष्ट के समय में भी नियमित रूप से बहुत सारी चीजें पहुंचाता है। एक ट्रेन का ड्राइवर लगातार 7-7 दिनों तक ट्रेन चलाता है। क्यों? क्योंकि उसको एक जगह से दूसरी जगह सामान लेकर जाना है। वो ओवर टाइम नहीं चार्ज करता है, वो कहीं से अधिक पैसे की अपेक्षा नहीं रखता है, वो आराम की अपेक्षा नहीं रखता है, क्योंकि उसकी गाड़ी में दवाइयां हैं, बहुत सारी आवश्यक चीज वस्तुएं हैं जो उसको देश भर में कोरोना से पीड़ित लोगों का या लॉकडाउन में जो लोग फंसे हुए हैं उन सब तक पहुंचानी है।
तो इस प्रकार की परिस्थिति में अपने आप को लगाकर अपने कैरियर का उपयोग समाज के लिए करने वाले वैसे व्यक्ति आज समाज में बहुत सारी हैं। क्या उनके जीवन से प्रेरणा लेकर हम भी इस प्रकार की कैरियर के साथ साथ समाज के उत्थान का, समाज के उत्कर्ष का बात विचार कर सकते हैं क्या? इस प्रकार का विचार करते हुए हम भी अपनी कैरियर बनाएं, इस हम सबसे अपेक्षा है। कैरियर करनी चाहिए, अपने सुख और अपने आराम का विचार करना चाहिए, अपनी सुरक्षा का विचार करना चाहिए, स्वयं इतना कमाना चाहिए कि जिससे अपने स्वयं के परिवार का हम ठीक प्रकार से विकास कर सकते हैं, उनकी सुरक्षा रख सकें। साथ में समाज के लिए भी अपने आवक का कुछ निश्चित भाग हम दे सकते हैं क्या? उसका उपयोग हम ठीक प्रकार से अपनी जो क्षमता है उसका उपयोग कर सकते हैं। अपने भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे कलाम ने एक बार बताया था, किसी एक छात्रा 7वीं कक्षा के विद्यार्थी ने उनको पूछा कि सर मुझे देशभक्त बनना है, तो अगर मुझे देशभक्त बनना है तो मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? तब डॉक्टर कलाम साहब ने बताया था कि 3 बातें मैं बताता हूँ, ये 3 चीजें करने से कोई भी व्यक्ति देशभक्त बन सकता है। आज मैं भी अपनी बात इन 3 बातों की बात बताकर मैं अपना वक्तव्य पूरा करूंगा। क्या हम अपनी कैरियर में इसका विचार कर सकते हैं? पहला, उन्होंने कहा कि आप जिस क्षेत्र में हैं उस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ बनने की कोशिश करें, लेकिन यह कोशिश प्रामाणिकता से होनी चाहिए, शॉर्टकट्स नहीं लेना है। अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में हैं, विद्यार्थी हैं, तो टॉप पर जाइए, सबसे श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त कीजिए, सबसे अधिक शिक्षा प्राप्त कीजिए, हाईएस्ट डिग्री प्राप्त कीजिए, लेकिन प्रामाणिकता से, मेहनत करके, शॉर्टकट से नहीं, मास प्रमोशन से नहीं, चोरी करके नहीं। अगर आप नौकरी करते हैं तो प्रामाणिकता से नौकरी कीजिए। आप जिस क्षेत्र में है वहां पर यू शुड बी द नेपोलियन ऑफ बुट पॉलिश, यू शुड ट्राई टू बिकम। और इस प्रकार से नौकरी करते हुए व्यापार करते हैं तो व्यापार में भी आप सबसे श्रेष्ठ व्यापारी बनिए, सबसे अधिक कमाइए, लेकिन ये कमाने का मार्ग प्रामाणिकता होना चाहिए। किसी को गले काटकर, किसी के पांव काटकर औरों की स्पर्धा अवश्य होगी, लेकिन स्पर्धा में किसी को मारकर, उसको गले काटकर नहीं करना है। दूसरी बात उन्होंने बताई कि आपके आसपास में कहीं ऐसे लोग होंगे जो जरूरियातमंद है, आवश्यकतामंद है, आपकी क्षमता है, आपके पास ऐसी कुछ चीजें हैं जिससे आप उसकी मदद कर सकते हैं। क्या आप आपकी क्षमताओं का उपयोग उनकी मदद करने के लिए, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कर सकते हैं? अहमदाबाद में एक निवृत्त प्राध्यापक थे। वयस्क होने के बाद घर से निकलना कठिन था। उन्होंने कहा कि मेरे घर में जो काम वाली बाई आती थी बर्तन पोछा करने के लिए, उससे मैंने पूछा कि तू पढ़ी लिखी नहीं है, क्या मैं तुझे पढ़ाऊं क्या? तो उसने कहा हाँ दादाजी मैं सीखूंगी तुमसे, आपके पास बैठकर रोज 1 घंटा में सीखूंगी। तो उसने पढ़ाना शुरू किया। एक दिन उन्होंने कहा कि वो बाई जब घर पर आई बर्तन मांजने के लिए, काम करने के लिए, आने के बाद सीधे मेरे पाँव में पड़ी, मुझे प्रणाम किया और बैठकर रोने लगी, बहुत रोई। मुझे चिंता हुई कि क्या हुआ होगा, कुछ रास्ते में गड़बड़ हो गई क्या, कुछ दुर्घटना हो गई कि घर में क्या हो गया, बहुत पूछा। कुछ समझाने के बाद वो जरा शांत थी। शांत होने के बाद उसने कहा दादाजी ये आंसू दुख के नहीं है, ये आंसू आनंद के हैं, हर्षाश्रु है। तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसे आनंद की बात क्या है, इतना हर्ष क्या हो गया कि तू रोना रोक नहीं सकती थी? तो उसने कहा दादाजी आज मेरा जीवन सफल हो गया, आप इतने दिनों से जो मुझे पढ़ा रहे थे वो सार्थक हो गया। उन्होंने कहा क्या मैंने ऐसा पढ़ा दिया, मैंने तो तुम्हें कुछ अधिक पढ़ाया भी नहीं। तो उसने कहा नहीं दादाजी आप मुझे रोज अंक सिखा देते। मैं मेरे घर से यहाँ पर जब आती हूँ तो बस में आती, 53 नंबर की बस, 53 नंबर की बस से मुझे यहाँ पर आना रहता है। मैं आज अब तक अनपढ़ थी, इसलिए मुझे 53 कैसे रहता है, 5 और 3 क्या है मुझे मालूम नहीं था, लेकिन आपने मुझे जब सिखाया तो आज मुझे पता चला कि 5 और 3 क्या है। जब 5 और 3 मिलते हैं तो 53 बनता है। रोज मुझे बस स्टैंड पर खड़े रहकर एक बस में सब लोगों को पूछना पड़ता था कि ये 53 नंबर की बस है क्या। आज मैं स्वयं 53 नंबर की बस देखकर अपने आप स्वयं अपने विश्वास के साथ यहाँ पर आई, मैं अपने पैरों पर खड़ी हो गई, इसलिए मुझे आनंद हो गया। यह है सार्थक जीवन। क्या हम अपनी क्षमताओं का, अपनी ताकत का उपयोग इस प्रकार का, अपने कैरियर का उपयोग इस प्रकार से कर सकते हैं? और अंत में उन्होंने कहा अबुल एपीजे कलाम साहब ने कि अपने जीवन में वृक्ष का निवारण कीजिए। एक वृक्ष हर साल अपने जन्मदिन के दिन या अपने किसी एक विशेष दिन के दिन एक वृक्ष का लगाकर उसके संगोपन की पूरी व्यवस्था कीजिए। इस प्रकार इन 3 बातों को अपने कैरियर के साथ जोड़कर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि अपनी कैरियर का भी विकास होगा और कंट्री का भी विकास होगा। इन बातों को कहते हुए मेरी अपनी बात पूरी करता हूं। अस्तु। भारत माता की जय।